नमस्कार दोस्तों, मैं माधवेंद्र कुमार। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाह रहा हूं जिन्होंने सिविल सेवा की तैयारी कराने में बड़ा नाम कमाया। इनका नाम गोस्वामी सर है। तो आइए हम गोस्वामी सर से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को लेकर के कुछ बात करें। नमस्कार गोस्वामी जी। नमस्कार नमस्कार भैया, और धन्यवाद आपका कि समय निकाल करके आप हमको समय दिए। गोस्वामी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए जो प्रारंभिक जो आधार है उसका प्रारंभिक तैयारी कहाँ से शुरू की जाए? देखिए, प्रारंभिक जो शुरुआत है वो बच्चों को एनसीईआरटी का एक बेस लेकर के उनकी शुरुआत करनी चाहिए। जैसे कुछ बच्चे हैं कि आफ्टर 12th ही मतलब थिंकिंग हो जाता है कि हम सिविल सर्विस की ओर। जीवन में तो हमेशा एक गाइडर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो हम लोग तो एक गाइडर हैं, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, हम अपने घर में ही सेल्फ स्टडी करें। तो सबसे पहले वो मार्केट से एक सिलेबस खरीदे और उस सिलेबस को जो है पूरा का पूरा सिलेबस पे रिसर्च करें। और पूरा सिलेबस जो है एक तरीके से एनसीईआरटी कवर करती है, और एनसीईआरटी एक तरीके से जितने अच्छे से कवर किया जाएगा उतना ही अच्छा से सिविल सर्विस का जो है आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। सबसे पहले तो वही, बच्चों को सिलेबस ही नहीं पता होता है। अब ये सभी को पता होता है कि इस एग्ज़ाम में 3 स्टेप होता है, प्री, मेंस, इंटरव्यू। लेकिन सिविल सर्विस के स्टूडेंट को जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑपोजिट वे में करना चाहिए। लोग प्रारंभ तो कर देते हैं प्रारंभिक परीक्षा से, उसके बाद मुख्य, उसके बाद इंटरव्यू। लेकिन किन्हीं बच्चे का एम ही है कि हमको सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, तो ऑपोजिट वे में लाइक दैट, जैसे इंटरव्यू, ठीक है, उसके बाद मेंस और उसके बाद प्री। इसलिए कि प्री ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है और मेंस क्या होता है, सब्जेक्टिव बेस्ड होता है। तो कभी भी ऑब्जेक्टिव जो बनता है वो सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव बनता है, ना कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बनता है। तो बच्चों को इस पे फोकस होना है, ठीक है। मतलब कि जो तैयारी है, परीक्षा का जो पैटर्न है, हाँ, तैयारी भी बिल्कुल उसके अपोजिट होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तैयारी की जो शुरुआत है वो इस पे ध्यान है कि पहले इंटरव्यू, बिल्कुल फिर रिटेन, बिल्कुल। और फिर प्री। यस। परीक्षा है कि रिटेन मेंस। फिर उसके बाद इंटरव्यू। लेकिन जब तैयारी हम करेंगे हाँ। तो हमको इंटरव्यू देखना है पहले कि Right. इंटरव्यू कैसा होता है, यस। फिर रिटेन का देखना है, Yes. और फिर रिटेन ही जो है वो प्री के लिए एक Cover मार्क करेगा। बनाता है कि प्री इस तरह से प्री होगा। क्या है, जस्ट एक इंटर है कि अच्छा। आप मेंस जो होता है वो रिटेन हुआ और वही मार्किंग रिजल्ट होता है। अब प्रीलिम्स तो एक तरीके से क्या है, एंट्री है, मतलब वो भीड़ को छांटना है। लेकिन अच्छा। एक तरीके से देखा जाए तो वो रिटेन एग्जाम है और इंटरव्यू है, और इन दोनों के बीच में ना गेपिंग देखा जाए तो मात्र 3 महीने और 1 महीने का गेपिंग। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि जो तैयारी करने वाला है उसके लिए जो एक आधारभूत पहली जो सीढ़ी है वो एनसीईआरटी की किताबें हैं, बिल्कुल और उसके बाद फिर उसको देखना है कि इंटरव्यू, रिटेन और फिर प्रारंभिक जी। तो मैं नया हूँ, मुझे अनुभव नहीं है, मैं मतलब कि बहुत उलझ सा गया हूँ इसको सुन करके। क्योंकि एक तो सिलेबस को कैसे हम समझ पाए, क्योंकि हम बायोलॉजी के बैकग्राउंड से आए हैं, हमारा जूलॉजी बॉटनी से रहा है, और यूपीएससी जो है वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसका तो मुझे कुछ पता नहीं। तो मैं अगर सिलेबस देखूंगा अभी तो नहीं समझ पाऊंगा, बिल्कुल मेरे पल्ले नहीं पड़ेगा ये। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये कि जो इंटरव्यू है, तो ये जो प्रोसेस है तैयारी का वो कैसे हम समझेंगे, कैसे मतलब इंटरव्यू और रिटेन और प्री के इस तैयारी में जो इसका स्ट्रक्चर बेस है इसको हम समझेंगे। और दूसरा, सिलेबस अगर देखेंगे भी तो सिलेबस को कैसे समझेंगे, क्योंकि हम तो साइंस से क्षेत्र से है। तो पहले मुझे आपका ये सिलेबस वाला पार्ट का जवाब चाहिए। अच्छा, एक एग्जांपल देते हैं। आप मान लीजिए कि जैसा कि आपके कथनानुसार कि हम जीरो हैं और साइंस बैकग्राउंड है और आर्ट्स, तो हमने पहले क्या बोला कि एक सिलेबस लेना है मार्केट से, और दूसरा 10 इयर्स का क्वेश्चन लेना है। 10 इयर्स का क्वेश्चन लेते हैं तो उस क्वेश्चन के एनालिसिस से आपको यह पता चलेगा कि क्वेश्चन किस आधार पे पूछे जा रहे हैं। और रही बात कि आप जीरो, तो हम आपको देखिए, अभी आप 12th कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप 6 पढ़ करके 12th आए होंगे। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट आप 12th आए होंगे।
ठीक है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं एसएसटी जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आप अंडर 10 तो जरूर पढ़े होंगे, इतनी तो फलक आपकी क्लियर होगी। और यह उम्मीद भी हम करते हैं कि अंडर 10 तक आप पढ़े होंगे। और यदि मान लीजिए उस समय का फोकस आपका सिविल सर्विस के प्रति नहीं, एक लाइक दैट ये था कि हमको 9th पास करना है, 10th पास करना है, और उसमें एसएसटी की उतनी भूमिका नहीं होती है, तो इसलिए आप लोग ध्यान नहीं देते। तो अभी क्या करना है कि आप क्लास 6 से एसएसटी का खास करके, ठीक है, जैसे हिस्ट्री की ले ले, ठीक है, ज्योग्राफी की ले ले, पॉलिटी की ले ले, जो यही पॉलिटी जो है अंडर 10 सिविक्स कहलाता है, ठीक है। अब आगे चल कर के 9, 10 में आपका इकोनॉमिक्स आएगा, 8 तक जो है इकोनॉमिक्स नहीं है ना। तो 6 to 8 में जो है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स है, जिसको हम लोग आगे चल करके इकोनॉमिक्स भी जोड़ देते हैं, तो एसएसटी हो गया पार्ट। तो इसकी आप क्या करेंगे, पहले सिलेबस लेंगे। अब सिलेबस में हम सपोज करते हैं कि मान लीजिए हिस्ट्री की ही बात करते हैं, और हिस्ट्री में ही आधुनिक भारत। तो पहला लाइन लिखा हुआ है कि 18वीं सदी के भारत। अब 18वीं सदी का भारत, तो आप क्लास 6 में जाएंगे तो वहाँ बताता है कि बीसी किसको कहते हैं, एडी किसको कहते हैं। तो आपको वहाँ से फलक क्लियर होगा कि सेंचुरी, इसका मतलब क्या हो गया कि यदि हम 1750 बोले तो वो 18 सेंचुरी हो गया। अच्छा, मतलब ये हुआ कि कुल मिलाकर के जो हम अपना बेस तैयार करें, बिल्कुल, तो उसमें 3 आधारभूत चीजें हैं। पहला तो ये है कि एक अध्ययन होना चाहिए 6th से लेकर के 12वीं तक की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, बिल्कुल, उसका एक अध्ययन होना चाहिए, ठीक है। और फिर दूसरा जो है वो सिलेबस का होना चाहिए, बिल्कुल। और फिर तीसरा जो है वो क्वेश्चन बैंक का होना चाहिए। बिल्कुल, अगर ये 3 चीज हम देख लेते हैं। एक चीज और जोड़ेंगे 3 के अलावा, कि बच्चे अपने आप से खुद का सवाल भी करें। बच्चे अपने आप से खुद का सवाल करें कि मतलब जैसे हम आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, या अभी से ही उसको नज़र पड़ा, जैसे मान लीजिए अभी वो किसी कॉलेज में सपोज करिए, वो कॉलेज को खोजना है कि वो कॉलेज एस्टेब्लिश कब हुआ है, कॉलेज का लोगो क्या है, ठीक है, और कॉलेज से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है, जहाँ से हैं आप, जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, उनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये सभी सवाल अपने आप से कीजिए, मतलब अपने आप को पूरा डेवलप कीजिए, बिल्कुल, है ना। अपने व्यक्तित्व को निखारिए, और व्यक्तित्व को निखारने में खुद से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, उसको जानने का प्रयास Yes. कीजिए, खुद से सवाल कीजिए इन सब चीजों का। जितना क्यों निकालते हैं और क्यों का जब तक अंत ना हो जाए तब तक ना छोड़े। अब जिस दिन अंत मिल जाए तो समझ जाइए कि वो एकदम यूपीएससी की ओर जा रहे हैं। हाँ, मतलब कि अंत तो मिलता नहीं है, क्यों हाँ। तो ऐसा है कि हर क्यों एक क्यों को छोड़ एक जाता कोशिश तो रहता है कि है ना? 70% तक हम क्यों पे पहुंच है। जाएंगे, हाँ, ठीक है। तो वहाँ 70% ही तो हमको चाहिए, 100% तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं मिला, ठीक है। और यहाँ 50% में जो है टॉपर बनते हैं। तो ये जरा बताइए कि ये तो सेल्फ स्टडी का पार्ट हो जी, गया, जी, जी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो सेल्फ स्टडी है आज के इस प्रतियोगिता के दौर में, भागलपुर जैसे शहर में, तो सेल्फ स्टडी वो चीज़ नहीं दे पाती है जिससे कि वो बच्चा एक प्रतियोगिता के लिए खुद को तैयार पाए। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें तो अब 2 चीज़ें हैं, एक तो इसमें एक पार्ट टीचर का होता है। तो अब टीचर का जो पार्ट है आज के संदर्भ में, जब कि ये जो डाटा क्रांति जब से हुई है, लोगों के हाथ में एक मोबाइल पहुंच गया है, तो उसको उस मोबाइल पे सारा चीज़ उपलब्ध हो जाता है। तो जो ऑनलाइन नॉलेज है वो, और जो ऑफलाइन नॉलेज किसी शिक्षक के सानिध्य में जाके उसको समझना, जैसे कि हम लोग के छात्र जीवन में होता था, तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में आसमान धरती का फर्क है मेरे अनुसार। परसों की ही बात है, एक छात्र हमारे पास आए, बोले कि सर कुछ दिन पहले हम ऑनलाइन क्लास में जो है नामांकन करा लिए थे, फी भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन सर अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर ने जवाब दिया कि आप मोबाइल से और लैपटॉप से दूरी बना लें। एक तरीके से अभी देखिए हमारा बच्चा जो है किधर जा रहा है, ऑनलाइन की ओर जा रहा है, नो डाउट, जाया जाए समय के अनुसार, लेकिन आप उससे देखिए कि हानियाँ कितनी कितनी,
नंबर 1। दूसरी बात है कि इसमें अभी हमने सबका निचोड़ बोला कि क्यों खोजना है। ऑनलाइन में उतना क्यों नहीं निकल पाएगा जितना आप फेस टू फेस में निकाल पाएंगे। अच्छा, ठीक है। और ऑनलाइन में ये क्यों नहीं निकलेगा, ऑफलाइन में ये क्यों ही निकलेगा। बेटा तुमको समझ में आया, हाँ या ना? ठीक है। यहाँ फेस टू फेस में एक साथ जो है 50 बच्चे होते हैं मान लीजिए, तो 50 पे आराम से फोकस हो जाएगा। ऑनलाइन में 500 बच्चे हैं, या हो सकता है 5 ही बच्चे हो, तो अब पर भी फोकस नहीं होगा, क्योंकि वहाँ टाइम का लिमिटेशंस होता है, 45 मिनट से 1 घंटा। और यदि हम 2 घंटा दिखा दे, ठीक है, आज के दिन में देखिए ना, आप एक समय देखिए फिल्म भी जो आता था 3 घंटे का फिल्म आता था। बिल्कुल, अब छोटी फिल्में आ रही अब छोटी फिल्में आ रही है, और छोटी फिल्में में भी अब बहुत छोटी आ रही है, जिससे मतलब 1 सेकंड मतलब 30 सेकंड 1 मिनट में आपको इतना चीज मिल जाए वो बताने का प्रयास इंटरटेन हो जाए, है ना, इंटरटेन हो जाए। 30 सेकंड में इंटरटेन। वो काम नहीं आएगा, ठीक है ना, वो इंटरटेनमेंट के लिए हो सकता है। ठीक है। अच्छा एक चीज और ये बताइए, हम कुछ दिन पहले भी बोले थे, ठीक है, हमने ये बोला था कि सर कि आप यदि ऑनलाइन क्लास करते हैं, ऑनलाइन जस्ट एक क्लास हो गया कि एक तरीके से फिल्म। आप भी अपने जीवन में बहुत सारा फिल्म देखे होंगे, कोई फिल्म ऐसा हमको बताइए जो आधा घंटा आप उस फिल्म पे लेक्चर दे सके, नहीं बता पाएंगे। मतलब पूरा उसका सारांश आप 5 मिनट में बता देंगे, ठीक है, और यही पूरा मूल रूप से हो गया, यही फिल्म हो गया। जो आप 3 घंटा टाइम वेस्ट किए, उसके लिए हमने 5 मिनट में सिर्फ बोला। ठीक है, तो आप इसका मतलब मेमोरी पावर क्या चीज गेन कर रहा है, सिर्फ इम्पोर्टेंट बातों को रखा, ठीक है, और बातों को छोड़ दिया। अब क्या इम्पोर्टेंट है तो आपको कैसे पता चला? इसलिए पता चला कि माइंड में सेट है आपके लिए, ये लव स्टोरी वाला ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यहाँ गया था, इसके साथ मारधाड़ हो गया, इसके साथ ये हो गया, ठीक है, ये सभी चीज़ों को आप ज़्यादा कैच करते हैं, ठीक है। तो फिल्म भी एक तरीके से क्या हो गया, ऑनलाइन जब पढ़ाई करते हैं तो फिल्म हो गया, फिल्म आप देख रहे हैं तब तक आपको अच्छा लगेगा जब तक आप मोबाइल से जुड़े। 3 घंटा टाइम वेस्टिंग। अब उसको हम बोले कि तुम उसी चीज़ कॉपी में लिखो, 50 वर्ड में लिखो, 1000 वर्ड में लिखो, 500 वर्ड में लिखो, तो आपकी कलम ही नहीं चलती। तो क्यों नहीं कलम चली? तो कुल मिलाकर के ये है कि जो ऑफलाइन है माध्यम शिक्षण का, वो ज़्यादा बेहतर है ऑनलाइन शिक्षण माध्यम की तुलना में। बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, भागलपुर में सिविल सर्विस की परीक्षा की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, क्या ये भागलपुर उनके लिए पर्याप्त है या फिर उनको बाहर जाना चाहिए? देखिए लॉकडाउन से पहले, ठीक है, एक जैसे कि बच्चों की मानसिकता जो है, मेंटलिटी जो है कि मतलब सिविल सर्विस मतलब दिल्ली नहीं जाना है। खुद हम लोग भी वहीं प्लान किए और मेरे ख्याल से भैया आप भी गए हैं, ठीक है। तो जो मानसिकता है वो मानसिकता को हम लोग बदल नहीं सकते, लेकिन लॉकडाउन के बाद एक क्रांति हुई है, ठीक है, बहुत सारे टीचर का माइग्रेशन हुआ, ठीक है, और माइग्रेशन हुआ है कि अब वो स्थानीय स्तर पर ही वो चाहते हैं कि हम बेहतर से बेहतर बच्चे को दें, ठीक है। अब उन्हें एक हमने भी बचपन में कहीं पढ़ा था कि जो रास्ता यहाँ से दिल्ली जा सकता है वो रास्ता तो वापस भागलपुर भी आ सकता है। यदि हमारे बच्चे दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ प्लस पॉइंट क्या है और यहाँ प्लस पॉइंट क्या है? वहाँ बच्चे खुद मेहनत करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं। यहाँ छोटे शहरों में टीचर ज़्यादा मेहनत करते हैं, बच्चे मेहनत नहीं करते। जिस दिन बच्चे और शिक्षक का मेहनत एक समान लेवल पे होगा, उस दिन रिजल्ट स्थानीय स्तर पे होगा, चाहे वह भागलपुर हो कि खगड़िया हो या कहीं पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, गोस्वामी सर ने हमें कीमती समय दिया, इनके लिए इनका धन्यवाद। ये चर्चा समापन करते हैं, धन्यवाद।